हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि सैटरडे को हमने सेशन नहीं लिया था। एक्चुअली आई वाज नॉट वेल टुडे, आज भी तबीयत ठीक नहीं है, बट आज क्लास लेनी है, आप लोगों को इतना ज़्यादा मिस नहीं कर सकते हैं। बट सैटरडे के लिए दिल से माफ़ी, और परेशान नहीं होना। इस सैटरडे में एक टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट था, जिसको मैं कल या फिर वेंसडे दोनों में से एक दिन डिस्कस कर लूँगा। न्यूज़पेपर मैंने पढ़ लिया है, इसका कंटेंट बनाना बाकी है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। क्लैट पॉइंट लेकर आ चुका है रिवॉल्यूशन क्लैट के प्रिपरेशन में। क्लैट यूजी 2024 का हमारा एवेंचर बैच जो है, नेक्स्ट बैच विल बी स्टार्ट फ्रॉम 25 मई। आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। बैच नंबर 9 शुरू होने वाला है। लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, 7 बुक्स आपके घर पे, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है ओनली 21,999 रुपीज़ में। क्लैट यूजी 2025 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दे कैन इनरोल इन आर विजेता बैच। 2 ईयर्स का ये कोर्स है, 32,999 ओनली में। एंड अगर आप सिर्फ हमारा मॉक्स एंड बुक्स चाहते हैं, देन दिस इज मैजिक बॉक्स फॉर यू। 5499 रुपीज़ में आप इसको परचेस कर सकते हैं। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। तो आप में से अगर कोई इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके इन कोर्सेज को देख सकता है। अब सबसे पहले देखिए, जो न्यूज़ है वो है कि SBI यू टर्न नो ID कार्ड शिप टू स्वैप 2000 नोट्स। ये देखो फ्रंट पेज की न्यूज़ है, पता है आपको क्या है, लेकिन अब आज ना न्यूज़पेपर में इतनी चीज़ें नहीं है, पर ठीक है, अपन इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है कि हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने कहा है कि 2000 का नोट जो है वो भैया सितंबर 30 से पहले, आई थिंक यही डेट दी है, चेंज करा लो, क्योंकि उसके बाद हम 2000 के नोट जो है वो मार्केट में नहीं डालेंगे। ठीक है, मार्केट में नहीं डालेंगे मतलब 2000 के नोट सब नए नहीं बनेंगे। और ऐसा नहीं कि आप उसके बाद नहीं करा सकते, उसके लिए RBI के पास जाना पड़ेगा, उस तरीके की चीज़ें रहेंगी, लीगल टेंडर तब भी रहेगा, पर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, SBI ने ना एक नियम निकाल दिया, मतलब एक सर्कुलेशन निकाला कि भाई जो हमारे पास आएगा उसको एक फला फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी वो पैसा चेंज करा सकता है। आपको पता है कि 20K की लिमिट है पर पर्सन, वो जाके 20K अपना एक्सचेंज करा सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम क्यों ID मांग रहे हो, तुम क्यों फॉर्म भरा रहे हो, हमने तो कुछ कहा नहीं है। तो फिर SBI ने अपना वही सर्कुलेशन चेंज किया है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक टॉपिक देखो ना, यहाँ से डिमोनेटाइजेशन भी निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन तो नहीं है जो अभी किया है, पर डिमोनेटाइजेशन करी गई थी जिससे कि 2000 के नोट आए थे, आपको पता हो तो वो टॉपिक भी ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अपन किसी दिन देख लेंगे, ठीक है, कभी उस पर कुछ एडिटोरियल आया या कुछ आया। यहाँ पे देखिए, न्यू जमतारा, पुलिस वाइडन प्रोब इन नेटवर्क ऑफ स्कैमर्स इन नू। नू कहाँ पे है, हरियाणा में है। जमतारा कहाँ है, आई थिंक झारखंड में है। ये काफ़ी फेमस है। ये क्यों फेमस है, एक तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आई हुई है इसी नाम पे, और सिर्फ वो सीरीज़ क्यों आई हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम करते थे लोग। देखो, आपको मैं कुछ समय पहले की अपने ही यहाँ की एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे ऑफिस में एक ऑफिस बॉय है। ऑफिस बॉय का काम क्या होता है, चाय बनाते हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो जो ऑफिस बॉय है ना यार, ये बेचारा, इसको कहीं से मैसेज आया कि भाई आपको एक स्कॉर्पियो जीत गए हो, ठीक है, और उसको फोटोज़ भेज दी गई व्हाट्सएप पे कि आप स्कॉर्पियो जीत गए हो, स्कॉर्पियो जीत गए हो, और आपको जो है 10,000 रुपये बस हमें ट्रांसफ़र करने होंगे, और ये स्कॉर्पियो आप आके फिर ले जा सकते हो। उसने किसी को बिना बताए, कुछ बताए, उसी दिन उसको सैलरी मिली थी, उसने यार ये स्कॉर्पियो वालों को 10,000 रुपये दे दिए, जो व्हाट्सएप पे जिसका मैसेज आया। पहले उसको डाउट भी हुआ, लेकिन फिर जब उन्होंने इतनी ज़्यादा बात करी तो उसको लगा कि हाँ यार ठीक है। तो फिर उसने जो है 10,000 रुपये इसको दे दिए भाई बंदे को। उसके बाद इस बंदे ने उससे कहा कि नहीं 10,000 और चाहिए। तब उसके पास ये पैसे थे नहीं, तो उसने फिर हमारी टीम में किसी को कांटेक्ट किया। जब मुझे बात बताई पड़ी किसी टीम ने, जैसे ही बताया किसी को, उनको समझ में आ गया कि यार ये तो स्कैम हो रहा है, तो मुझे बात बताई गई। फिर हमने कंप्लेन भी कराई, मैंने उसको समझाया भी। लेकिन ये यहीं से हुआ होगा या तो फिर यहाँ से हुआ होगा। मतलब ये क्या हो रहा है यार, ये जो स्कैम है ना, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। आप और हमको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, दे डोंट नो अबाउट टेक्निकल लिटरेसी इतना, तो मतलब उनको फिर बहुत जल्दी से बेवकूफ़ बना दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, नू में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, इससे पहले जमतारा में हो रही थी। तो
यहाँ पे एग्जाम का पर्सपेक्टिव कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है वो वाली बात होती है। जजिंग जल्लीकट्टू, अब जल्लीकट्टू क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि भैया सही है। क्या चीज क्वेश्चन में थी, राइट टू रिलीजन वर्सेस राइट टू लाइफ। अब आप कहोगे राइट टू लाइफ, अरे मतलब एनिमल की भी राइट टू लाइफ वाली जो क्वेश्चन थी, और यहाँ पे क्या था, राइट टू रिलीजन कह सकते हो या आपका अपना कल्चरल राइट्स कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, आप हेडिंग से समझ सकते हो कि वर्डिक्ट अपहोल्ड्स कल्चरल सेंटीमेंट बट एनिमल राइट्स ह्यूमन सेफ्टी मैटर टू। मतलब ये इंग्लिश के लिए पढ़ लो, कुछ ऐसा है नहीं। नॉलेज के लिए जल्लीकट्टू क्या है, क्यों है, मैंने पूरा आपको लास्ट सेशन में बताया था, एंड आई होप आप सभी के वो नोट्स में चला गया हो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे इन्होंने देखो काइंड ऑफ क्रिटिसाइज किया है कि यार एनिमल के ऊपर इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखो क्यों जल्लीकट्टू में ऐसा नहीं है कि उसमें कोई, जैसे आपने कभी देखा होगा घोड़ों की रेस होती है, हॉर्स रेस होती है, तो कभी इस पे क्यों नहीं क्वेश्चन होता कि हॉर्स रेस जो है इसको बाहर कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, एनिमल पे क्रुएल्टी हो रही है, क्योंकि इसमें क्रुएल्टी नहीं होती। पर जल्लीकट्टू में क्या होता है ना, मैंने आपको वैसे सेशन अगर आपने देखा होगा लास्ट तो आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। या देखो जैसे ये बैल है, ठीक है, तो ये उसका हम्प है, ये जो बुल होता है उसका हम्प होता है, ठीक है। तो ये इसको जो बंदा पकड़ लेता है ना उस कंपटीशन के अंदर, तो वो बुल जो है वो कंट्रोल में आ जाती है, हम्प को, जो हम्प को कंट्रोल कर लेता है, पकड़ लेता है, तो बुल कंट्रोल में आ जाती है। और अगर बंदा जो उस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने इस हम्प को करके पकड़ के बैल को कंट्रोल कर लिया, तो यहाँ पे वो जीत जाएगा और उसको कुछ पैसे मिलेंगे। और अगर यहाँ पे नहीं कर पाए तो जो इसका ओनर है, बुल ओनर, ही विल विन। तो पता है आपको क्या होता है कि इन बुल्स को ना बहुत ही ज़्यादा क्रुएल्टी के साथ तैयार भी किया जाता है इस कंपटीशन के लिए, कि वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे इस चीज़ को हैंडल कर सकें, वो इस चीज़ को समझ सकें, वो सामने वाले कंट्रोल में ना आए, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू विन। और जो सामने वाला है जो जीतना चाहता है वो भी फिर वायलेंस तरीका यूज़ करता है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए इस कंपटीशन में ना ये एनिमल राइट्स की बात बहुत ज़्यादा होती है। तो यही इसलिए ये प्रॉब्लम था। वैसे आपने देखा होगा सेशन तो आपको पता होगा। लास्ट मिनट चेंज मेड इन इटनरी एस G20 मीट बिगिंस इन कश्मीर टुडे। तो ये न्यूज़ है, कुछ ऐसा नहीं है। पहले क्या था कि देखो घूमने के लिए कुछ और जगहें चुनी गई थी G20 के डेलीगेट्स के लिए, लेकिन फिर क्या है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के चीज़ों को लेके ये नहीं किया गया है और कुछ इटनरी चेंज कर दी गई है। तो ये यहाँ पे ये न्यूज़ है, ऐसा और इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद देखिए एक फॉरेन पेज की न्यूज़ है, 12 डेड मैनी इंजर्ड इन स्टैम्पीड एट एल सेल्वाडोर फुटबॉल स्टेडियम। तो क्या हुआ है, स्टैम्पीड मतलब भगदड़ मच गई एल सेल्वाडोर फुटबॉल स्टेडियम के अंदर, जिसमें ये बोला जा रहा है कि भाई 12 लोगों के आसपास की मृत्यु हो गई, जो कि एक दुखद खबर है। फिर एक और फॉरेन न्यूज़ है, मार्टिन एमिस ऑथर ऑफ मनी लंदन फील्ड्स डाइज एट एज 73। तो ऐसा नहीं क्लैट में ये पूछेंगे, लेकिन हाँ जो ओलेट के एग्जाम दोगे उसमें पूछ सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले मार्टिन एमिस की मृत्यु हो गई थी, ये किस फील्ड से थे या क्या मतलब क्या कोई बुक्स का नाम इनका आ गया, तो वो वाली चीज़ है। तो ये बुकर प्राइज़ के भी विनर हैं और लेट्स सी क्या मतलब इस पे क्वेश्चन कभी आएगा कि नहीं आएगा, बट हाँ जानने में रखना चाहिए। अब देखो अभी एक न्यूज़ है, क्या है कि G7 की समिट हो रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वहाँ पे एज ए इन्वाइटी की तरह पहुँचे हुए हैं, मतलब इंडिया भी एज ए इन्वाइटी की तरह गया हुआ है। तो पहले तो G7 की समिट के बारे में जानते हैं, G7 के बारे में जानते हैं, फिर इसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट देखते हैं। तो G7 क्या है, वर्ल्ड की टॉप वेल्दीएस्ट कंट्रीज़ का ग्रुप होता था, जिसमें कौन कौन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएस है। एक ज़माने में रशिया भी होता था, बट 2015 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, तब G8-1 हो गया था, इट हैज़ बिकम G7 उस समय, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो G7 ग्रुप आपको मैंने बताया वर्ल्ड की लार्जेस्ट IMF एडवांस इकोनॉमीज़ है, वेल्दीएस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज़ है। जर्मनी जो है 2022 में इसकी प्रेसिडेंसी लिया हुआ था, 2023 में इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है, जापान के पास है। अब थोड़ा सा इस मीट के बारे में समझते हैं। देखो G7 में जितने भी बंदे हैं ना, ये सब आज की डेट में किसके साथ खड़े हैं, यूक्रेन के साथ। इस मीटिंग के अंदर G7 ने और भी इन्वाइटीज़ को बुलाया है, और जितने भी इन्वाइटीज़ को बुलाया है सभी के सब कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं किसको, यूक्रेन को, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरीके की चीज़ें। ये G7 की समिट कहाँ हो रही है इस बार, हिरोशिमा जापान में।
हिरोशिमा से आप समझते होंगे जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था यूएसए के द्वारा, एक अपने आप में दुखद घटना थी। तो चलो वापस आ जाते हैं कंटेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे जेलेंस्की भी आ रहे हैं, आए हैं, आ नहीं रहे, आए हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जेलेंस्की मिले हैं आफ्टर, मिलेंगे कह सकते हो आप, मिलेंगे आफ्टर जितना ये पूरा मैटर हो गया है रशिया यूक्रेन इन सब के बाद। अब यहाँ पे देखिए इंडिया से ना लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ बोलेगा। ऑल्दो देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टेटमेंट दे दी है, कंट्री शुड रेस्पेक्ट सोवेनिटी। ये देखो डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली बोला है कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये गलत है और दूसरे की टेरिटरी की सोवेनिटी की रेस्पेक्ट करिए, उसमें मत अटैक करिए। तो रशिया के लिए ही यहाँ पे बोला गया है। लेकिन अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब G7 की मीट कंप्लीट हो जाएगी तो एक जॉइंट स्टेटमेंट ना ये पूरी की पूरी रिलीज़ करते हैं, उसमें सबके सिग्नेचर होते हैं। तो देखो उसमें रशिया को कंडेम किया जाएगा बुरी तरीके से, तो क्या उस पर इंडिया साइन करेगा, एक ये चीज़ है। दूसरा क्या है, जापान तो देखो G7 का मेंबर है, वो तो डायरेक्टली बिल्कुल रशिया के अगेंस्ट में बोल रहा है। आपको पता होगा कि जापान ने पहले भी रशिया को आड़े हाथ लिया था कुछ समय पहले भी, और इंडिया से भी नाराज़ हो गया था जब हमने G20 के अंदर जेलेंस्की जी को इनवाइट नहीं किया था, तो उस तरीके की चीज़ें थी। तो अब यहाँ पे ये भी प्रेशर होगा इंडिया पे कि G20 की समिट में बाद में जेलेंस्की जी को बुलाया जाए। सॉरी गाइस, जेलेंस्की जी को बुलाया जाए। तो ये बड़ा अभी इंडिया जो है ना वो असमंजस में फंसा हुआ है। अब इंडिया को और भी चीज़ों पे बोलना चाहिए, जैसे कि देखो रशिया पे जो सैंक्शन लगे हुए हैं ना, इससे भला तो किसी का नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो इंडिया ये भी बोल सकता है कि सैंक्शन हटाओ, इस तरीके की चीज़ें भी कर सकता है। तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है और क्या नई चीज़ें निकल के आती हैं। फिलहाल जो था वो मैंने आपको बता दिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि कंट्री शुड रिस्पेक्ट सोवेनिटी, ठीक है। इसके बाद देखो एक हमारा कुछ लास्ट वीक का टॉपिक रह गया था कि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, तो वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो जो भी एक ये जो है ना G7 वाला, इसमें अगर आपके पास ये नोट्स में हो तो ठीक है, इसको मत डालना नोट्स में, बट अगर नहीं है तो नोट्स बना लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। देखो लीगल कॉन्सेप्ट है ये, जो कि रिफर करता है प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन अ सील्ड इनवेलप और कवर टू बी ओपन एंड रिव्यूड ओनली बाय द जज और जज इन चार्ज ऑफ द केस। अभी देखो ये मैं समझाऊं या फिर कुछ भी हम समझें, हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। कोई भी एनवेलप है, अगर मुझे आपको कोई बात कहनी है, अगर मैं आपको बोल के कह रहा हूं, मतलब वो आपके आसपास जितने लोग हैं सबको सुनाई दे जाएगा, बट वो बात मैं आपको एनवेलप में लिख के भेज रहा हूं, तो इसका मतलब मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ आप ही पढ़ें और अगल बगल के लोगों को ना पता पड़े। एक जमाने में लोग लव लेटर लिखते थे, अब आजकल तो मैसेजेस आ गए। तो उस समय लव लेटर कैसे लिखते थे भाई, ऐसे लिख के भेजते थे कि यार जो उनकी प्रेमिका है या फिर जो प्रेमी है वही पढ़े, बाकी कोई ना पढ़ पाए। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का, कि भाई ये इंफॉर्मेशन ना पब्लिक डोमेन में ना आ पाए, पब्लिक डोमेन में ना आए, ये जजेस तक बात जाए और जजेस तक ही रहे, वो पढ़ के समझ लें, वो उसको ऑन रिकॉर्ड लेके ना आए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्या, दिस इज सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो डिफाइन करता है कि भाई सील्ड कवर का क्या मतलब है, लेकिन हाँ हमारे लॉज के थ्रू काफ़ी सारे हमारे लॉज हैं जिसके थ्रू इसको बैकिंग मिली हुई है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 जो है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, वो प्लस सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, ये दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस पे टॉपिक्स आएंगे तो क्वेश्चन बन सकते हैं। रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 एंड सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, ये दोनों ही लॉज जो है ना वो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को घड़ी झंडी दिखाते हैं और इसको रेगुलेट करते हैं। ये क्या है रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13, तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई नेसेसिटी वाली चीज है तो उस दौरान सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का यूज किया जा सकता है। जो नेशनल इंटीग्रिटी, देश की सुरक्षा, कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो वो वाली चीजें हैं। सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 क्या बोलता है, ये देखो ये भी कुछ बोलता है। क्या बोलता है, सबसे पहली चीज, ऐसी चीजें जो स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक ऑफिसर्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज सच डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऐसी कोई भी मामला जो किसी हमारे देश के ऐसे चीज से रिलेटेड है जो कि अनपब्लिश्ड है, जो कि जरूरत नहीं है, जिसको पब्लिक के डोमेन में लाने से देश की सुरक्षा, इंटीग्रिटी को खतरा पहुंच सकता है,
दूसरा ऐसा कि कोई ऑनगोइंग प्रोसीडिंग है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक्स ने वाई का मर्डर किया है, ठीक है, बट अब ये प्रूफ नहीं हो पाया कि एक्स ने वाई का मर्डर किया है। अब अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में आ जाएगी ना, तो एक्स जो है वो एविडेंस को गायब कर सकता है। तो इसीलिए ऐसी इंफॉर्मेशन को भी सील्ड कवर में आगे ले जाया जाता है, जिससे कि केस की बातें सामने खुल के ना आए और बंदा जो है वो एविडेंस से छेड़छाड़ ना कर सके। तो ये है कि आपका सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। अभी न्यूज में क्यों था उस पर भी आ जाते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ केस देख लेते हैं। अभी ये न्यूज में ये था कि अडानी हिंडनबर्ग इशू में सरकार ने कहा कि भैया मैटर जो है ना ये अब सील्ड कवर में लेके चलो। तो हमारे जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने इसको मना करते हुए कहा है कि भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसकी वजह से हम इसको देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इस पे केसेस देख लेते हैं। पी गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 2019। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अक्यूज्ड टू द अक्यूज्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड इवन इफ द इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग एंड द डॉक्यूमेंट्स में लीड टू ब्रेक थ्रू इन द इन्वेस्टिगेशन। अब यहां पे देखो क्या हुआ, कोई बंदा है एक्स एंड वाई, ठीक है, तो ये वाई जो है ना अक्यूज्ड है। अब इसको यही नहीं बताया जा रहा कि भाई तुम्हारे ऊपर क्या चार्जेस लगे हुए हैं, बोला जा रहा है अभी सील्ड कवर है, अगर अभी बता देंगे तो फिर ये तुम बातें छुपा लोगे। तो इस पे हमारी कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर वो अक्यूज्ड है तो एटलीस्ट आप उसको सारी चीजें बताओ कि क्या क्या चीजें हैं, उस पर आप सील्ड कवर का वो नहीं ले सकते हो, ठीक है। फिर क्योंकि देखो इसका मिसयूज बहुत होता है, इसीलिए जो वर्डिक्ट्स है ना वो फेवर में तो बहुत सारे होंगे लेकिन अगेंस्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। CDR अमित कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022, ये बिल्कुल रिसेंट केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यार ये डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है कि आप इंफॉर्मेशंस को, रिलेवेंट मटेरियल्स को ये बोलते हो कि यार ये डिस्क्लोज नहीं होगा, और ये जो है ना ये एक चिंता का विषय है। क्या बोला गया? द सुप्रीम कोर्ट सेट द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट मटेरियल टू द अफेक्टेड पार्टी एंड इट डिस्क्लोजर इन अ सील कवर टू द एडजुडिंग अथॉरिटी सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट। मैंने देखो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, मैं आपको एग्जाम्पल और दे देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल और ले लो, क्या है वो एग्जाम्पल? आप ये एग्जाम्पल ले लो, एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने कहा कि मिस एक्स है ये, ठीक है, और ये मिस्टर वाई है। मिस एक्स ने कहा कि इस बंदे ने मेरे साथ भाई सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, उस दिन किया है, ऐसे ऐसे किया है। अब ये मैटर सील्ड एनवेलप में इसलिए लेके जाया जा रहा है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर वाई जो है छेड़छाड़ ना कर सके। पर जस्ट इन केस ये सोचो कि यार वाई जो है ना ये इसने कुछ किया ही नहीं था, इसको फंसाने के लिए किया गया था। अब भाई जब तक वर्डिक्ट नहीं आएगा तो उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ है, क्या मामला है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत फर्मली बोलती है कि यार सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस देश की इंटीग्रिटी वाला मैटर है, उसके लिए चलो ठीक है, लेकिन ये जो केसेस के अंदर कर दिए जाते हैं ना वो सही नहीं है।